हेलो नमस्कार, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ माई चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आज का ये वीडियो जिन बच्चों का बीएचयू में एडमिशन हुआ है उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पूरी जर्नी जो आपकी रेलवे स्टेशन से लगाकर क्लासरूम में क्लास करने तक की जो भी उसके बीच में जो भी जर्नी है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। काफी बच्चे नए कॉलेज में आते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि कॉलेज में कैसे आना है, कैसे फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, क्लासेस कब से शुरू होंगे, टोटल कितना फीस लगेगा, फीस कैसे जमा करवाना होता है, ठीक है। उसके आने के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे हैं। तो जिन बच्चों का स्पेशली बीएचयू में एडमिशन हुआ है, सबसे पहले तो मैनी सो कांग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, बीएचयू में भाई एडमिशन हुआ तो डेफिनेटली कि आपका ब्राइट फ्यूचर होगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं बीएचयू में एडमिशन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज बताऊंगा कि जिन भी बच्चों को बीएचयू में एडमिशन मिला है, बिना सोचे समझे आप बीएचयू में आके अपना फिजिकल रिपोर्टिंग करवा लो। जिन्होंने सीट एक्सेप्ट की है वो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आएंगे, ठीक है। उसके बाद में जो भी चीजें एक अलग से होगी, लास्ट में वीडियो में बहुत कुछ चीजें और भी डिस्कस करूंगा। हाँ, और जिन बच्चों को रियल में बीएचयू में एडमिशन मिला है, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए बीएचयू का एक टेलीग्राम ग्रुप है एग्रीकल्चर के, बीएचयू एग्रीकल्चर करके, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, वहां आप ज्वाइन हो जाना, ठीक है। बाकी मेरे ये जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं इसके ऊपर आप मेरे को मैसेज कर देना, आपका नाम लिख के आप कहां से हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको एक जो बीएचयू में जिन बच्चों का मेरे पास में मैसेज आया उनका मैंने पर्सनली ग्रुप बना दिया है, ताकि बच्चे उसमें ऐड होते जाते तो बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैं गूगल मीटिंग के थ्रू या फिर वहां आपको डाउट चैट के थ्रू सारे डाउट्स है वो क्लियर करता रहूंगा। सो इस वीडियो में हम एक एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके छोटे से छोटे जो भी डाउट है इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ठीक है। देखो अब बीएचयू का ये आपका गेट यहाँ से कैसे पहुंचना है, पहले रेलवे स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है, 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। आप कौन से रेलवे स्टेशन पे उतरोगे, मेनली जो बनारस का रेलवे स्टेशन है, अगर वहां से आओगे तो आप बहुत सारे टेम्पो वाले होते हैं, उनको बोलना कि बीएचयू छोड़ना है या फिर लंका गेट के बारे में बोलोगे तो वो आपको आराम से वहाँ 20-25 रुपए, जो 25 रुपए लेते हैं मेनली, ठीक है। बाकी अलग अलग रेलवे स्टेशन पे तुम कहाँ से आते हो वो डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि बीएचयू के आसपास में बहुत सारे रेलवे स्टेशन है। मैन बीएचयू वाराणसी जंक्शन पे तुम आओगे तो वहां से 25 रुपए टेम्पो वाला लेगा, वो तुम्हें लंका गेट पे छोड़ देगा, उनको बोलना लंका या फिर बीएचयू में छोड़ना, ठीक है। अब बीएचयू में आने के बाद में मेनली मैं एग्रीकल्चर के बच्चों की बात करूंगा। बाकी बीएचयू गेट तक आने के बाद में आप वह जो भी आपका डिपार्टमेंट है उनको बोलोगे तो वो छोड़ देंगे। बीएचयू जैसे आप मेन गेट पे आओगे तो उनको बोलना है कि न्यू विश्वनाथ टेम्पल है वो आपको ड्रॉप करेंगे, ठीक है। न्यू विश्वनाथ टेम्पल का बोलना है क्योंकि अपना जो इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस है जो जस्ट विश्वनाथ टेम्पल, न्यू विश्वनाथ टेम्पल है उनके पास में, ठीक है। जैसे आप वहां पे बोलोगे तो आपको वहां ड्रॉप कर देंगे और वहां आने के बाद में हम आपको बता देंगे फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे करवाना है। आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करवा दिया जाएगा, बस आप मैसेज कर देना अपना नाम लिख के, ठीक है। अब वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चीजें साथ में लेके आनी है, फीस वगैरह, तो फीस तो जहां तक मेरे को लग रहा है कि इस बार आपका ऑनलाइन सबमिट हो गया तो कोई इश्यू है नहीं, ठीक है। अब देखो उसके बाद में एडमिशन के बाद में आगे क्या करें, ये आपका पूरा बीएचयू है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये जो अपना इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस है, ठीक है। तो इसमें देखो पहले तो मैं ये चीजें क्लियर कर देता हूं तुम्हारी। अब आगे बात करते हैं एडमिशन के बाद में क्या करें। तो आपने सीट एक्सेप्ट कर ली है तो आपको टाइम दिया है 13 से 14 तारीख को आपका क्या होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको एक नोटिस भी मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये आपका फिजिकल वेरिफिकेशन का यहाँ इन्होंने टाइम दिया है 13 से 14 सितंबर 10 बजे से 4 बजे तक आपका फिजिकल वेरिफिकेशन चलेगा। 13 से 14 तक आप फिजिकल वेरिफिकेशन आराम से आके करवाना। अब फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लेके आना है, फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद में क्लासेस कब से शुरू होगी, इन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको 13 और 14 तारीख को मॉर्निंग में 10 बजे से लगाकर आपका 14 तारीख के 4 बजे के बीच में, ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन कहाँ होगा, IAS बीएचयू, मैं एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, ठीक है, जो आपका शताब्दी कृषि भवन है उसके सामने
जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है उनमें आपका ये पूरा वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, आपको शताब्दी कृषि भवन के सामने एक बिल्डिंग मिलेगी, उसमें आपका पूरा वेरिफिकेशन होगा। वहां आपको बहुत सारे सीनियर आपकी हेल्प करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपका वेरिफिकेशन होगा। आप हमसे कांटेक्ट करो, जरूर आपका वेरिफिकेशन में हेल्प किया जाएगा, एक एक चीज आपको क्लियर करके दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं, वो है फिजिकल वेरिफिकेशन कब और कैसे होगा। तो वो डेट मैंने आपको बता दी कि 13 और 14 तारीख को होगा। कैसे होगा? तो फिजिकल वेरिफिकेशन में कुछ भी नहीं करना है, आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट है, अब डॉक्यूमेंट कौन से पहले तो मैं ये बता देता हूं, 10th और 12th का मार्कशीट, ठीक है, उसके बाद में आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, उसके बाद में आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बाद में ये जो बिल्डिंग दिख रही है ऐसी दिखेगी, यहाँ होगा आपका फिजिकल वेरिफिकेशन। ठीक है, जस्ट शताब्दी कृषि भवन के सामने ये जो बिल्डिंग दिख रही है इसमें आपका होगा। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बाद में ट्रांसफर सर्टिफिकेट, उसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद में आपका जो भी अगर कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का, ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा आपका। कास्ट सर्टिफिकेट के बाद में आपको लेके आना है आपका अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर के अलावा आपको जो बीएचयू के चॉइस प्रेफरेंस फिल की है वो तो आपके पास में सारे पेज वगैरह होंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको इनकम सर्टिफिकेट है वो साथ में लेके आना है। ठीक है, अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास में नहीं है, नहीं बना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार टाइम से आकर फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लो, कोई इश्यू नहीं है। आप बोल देना, एप्लीकेशन लिख के दे देना कि मैं इतने टाइम बाद में ये डॉक्यूमेंट दे दूंगा, तो इसमें ज्यादा कोई बड़ा इश्यू है नहीं। उसके बाद में आपको लेके आना है आपके सीयूईटी का जो स्कोर कार्ड था वो लेके आना है। ठीक है, उसके बाद में आपको मैं एक और चीज बता देता हूं कि आपको एडमिट कार्ड भी लेके आना है जो आपके सीयूईटी का था वो। ठीक है, उसके बाद में आपका आधार कार्ड वगैरह वो सारी चीजें हैं वो लेके आनी है। आधार कार्ड वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट तो तुम्हें लेके आने ही हैं। उसके बाद में वहां आपको डोजियर भरने पड़ेंगे, तो उसके लिए जो आपने फोटो मतलब चिपकाए थे फॉर्म भरते टाइम में, एटलीस्ट 4 फोटो होने चाहिए, लेकिन वैसे आप 20 से 25 फोटो निकलवा लो, क्योंकि आगे भी बहुत जगह ये काम में आने वाली चीजें हैं। तो ये तो आपके पास में डॉक्यूमेंट होने चाहिए। बाकी आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, मैं एक सेपरेट आपको लिस्ट भेज दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड रहेगी। अगर किसी बच्चे के पास में इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, और वो सोच रहा है कि अब मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा, तो बेटा कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना या कुछ नहीं। अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप बोल देना मैं इतने दिन बाद में डॉक्यूमेंट है वो वापस से लाके सबमिट कर दूंगा, तो कोई इश्यू होने वाला नहीं है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, आपने सीट एक्सेप्ट कर ली, फीस जमा कर दी, तो कोई इश्यू नहीं है, डॉक्यूमेंट की वजह से आपको कोई भी यहाँ पे बाहर करने वाला नहीं है। ठीक है, काफी बच्चों के पास में सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो बेटा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिलहाल के लिए अगर नहीं बना है तो स्टेट का ला के दो और उनको एक एप्लीकेशन लिख के दे दो कि इतने टाइम बाद में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो भी कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है, या फिर आप स्पोर्ट्स कोटा में आते हो तो स्पोर्ट्स कोटा का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हो तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिस जो या फिर बीएचयू कोटा आपका लगता है तो बीएचयू कोटा का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें लेके आने के बाद में अब बीएचयू कैसे आए ये चीज मैंने बता दी। रेलवे स्टेशन से कैंपस तक कैसे पहुंचे, तो आप रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से कैसे भी आ सकते हैं। टेम्पो वाले बहुत मिल जाएंगे, ठीक है, रिक्शा वाले, तो आप उसको लेके आ जाना। 20-25 रुपए लेंगे और कैंपस में तो 10 रुपए लेते हैं, चाहे तुम हैदराबाद गेट से आओ चाहे लंका गेट से आओ। ठीक है, मेनली लंका गेट पे ही छोड़ेंगे, लंका गेट से आओगे 10 रुपए लेगा और वो आपको कैंपस तक ड्रॉप कर देगा। ठीक है, ये चीज हो गई। अब काफी बच्चों को क्या होता है कि एक को मिला है बीएचयू एफएमसी का, एक को मिला है आरजीएससी का। ठीक है, तो इन बच्चों को क्या करना है, पहले तो ये क्लियर कर देता हूं। जिन बच्चों को एफएमसी मिला है उन बच्चों को तो भाई वहीं रहना, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जिनको आरजीएससी मिला है बेटा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका एफएमसी के अंदर होगा। ये चीज ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपका एफएमसी में होगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद में वहां आपको वैसे वीक में 2 दिन बस भी चलती है, उसमें से आ सकते हैं, या फिर नहीं आते हो तो आप कैंट जा सकते हैं। ठीक है, कैंट जाके आपको वहां से मिर्जापुर के लिए बहुत सारी बसें आती है, उसमें आ सकते हो। ठीक है, तो उसमें आके वहां आप आगे आ सकते हो, वैसे आपके पेरेंट्स वगैरह साथ में होंगे। किसी बच्चे को आने में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट कर लेना, सारी चीजें आपकी क्लियर कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप इसके थ्रू भी आ सकते हैं। बाकी किसी भी बच्चे को रेलवे स्टेशन से आने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, सोच रहा है कि इधर जाना क्या करना, तो बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम पूरी चीजें आपको समझा देंगे। गूगल मीटिंग में आप क्वेश्चन पे आस्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
वो सारी चीजें फिजिकल वेरिफिकेशन से पहले मैं आपको बता दूंगा। अगर आप बहुत ज्यादा डिस्टेंस है आपका घर से तो आप अभी भी इसका जो टिकट वगैरह करवा लेना, ट्रेन वगैरह का, बस वगैरह का, जिसमें भी तुम आ रहे हो, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी ना पड़े, ठीक है। उसके बाद में बीएचयू में क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, तो देखो ऑफिशियली उन्होंने अभी तक का फर्स्ट ईयर का कोई शेड्यूल रिलीज नहीं किया है, और अकॉर्डिंग टू शेड्यूल वो आया है कि अक्टूबर से आपके मिड एग्जाम है वो स्टार्ट है, मिड एग्जाम स्टार्ट है अक्टूबर से, ठीक है। तो मान के चलो अगर आपका 15 सितंबर के बाद में जस्ट 15 सितंबर से लगाकर 20 सितंबर तक पूरी पॉसिबिलिटी है आपकी क्लासेस स्टार्ट होने की, ठीक है। अगर 20 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट होती है तो 20 अक्टूबर से पहले पहले आपके मिड एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए प्रिपेयर रहना भाई, बहुत कम टाइम है, अच्छे से पढ़ना, क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं, वो चीजें मैं ऑलरेडी आपको अलग से समझा दूंगा, आपको उसमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ओके। ये आपका क्लासरूम वगैरह होगा, ठीक है। तो उसके बाद में बीएचयू में आते ही टाइम, बीएचयू में आते टाइम में क्या क्या लेकर आना है, लेके तो क्या आना भाई, जो भी अपने कपड़े वगैरह है, जिनका घर पास में वो तो एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन करवा के जाके अपने जो भी सामान है वो ले आना। लेकिन जो बहुत दूर से, लाइक राजस्थान से कोई बच्चा, ठीक है, या फिर कोई बिहार से ज्यादा दूरी से है, एमपी से है, ठीक है, कोई बच्चा साउथ का है, अगर वो बीएचयू में आए तो साथ में क्या लेके आना, तो बेटे जो भी अपने कपड़े वगैरह है, बोरी बिस्तर बांध के पूरा सामान लेके आना, जो भी कॉस्मेटिक आइटम वगैरह, तुम्हें जो क्रीम पाउडर चाहिए वैसे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घर के मम्मी पापा अगर आपको लाड प्यार से साथ में जो भी सामान देते हैं वो सामान साथ में इकट्ठा करके सारी चीजें ले आना। उसके अलावा आपको सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में लेके आ जाना है, बाकी कोई इश्यू नहीं है, यहाँ सारी चीजें मिल जाएगी। हमने तो कैसा अभी जब बीएचयू में आए थे ऐसा कुछ नहीं सोचा, 1-2 बैग लेके आए थे, उसी से काम निकल गया था, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि यार क्या क्या सामान साथ में लेके आना, तो बेटा कोई नहीं, सब सामान यहाँ मिल जाएगा। आपके बस डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास में होने चाहिए, जरूरतमंद चीजें जो आपको लग रहा है ये मेरी जरूरतमंद चीजें वो साथ में लेके आना, ठीक है। वैसे बाकी चीजें आप यहाँ से परचेज भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं आएगा, आपको आराम से एक मतलब नॉर्मल प्राइस पे सारी चीजें मिल जाती है। इतना ज्यादा आप सोच रहे हो बहुत ज्यादा महंगी चीजें मिलती होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, वो है एक साल में कितना खर्चा पड़ेगा। भाई देख रहे हो ना, खाने में कितना खर्चा पड़ेगा, उसमें कितना खर्चा पड़ेगा, फीस का कितना खर्चा लगेगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो पहले 2 कंडीशन है, एक तो जिसको नॉर्मल सीट मिली है उनके लिए आपका ज्यादा कुछ नहीं है, 10-1000 साल का फीस मान लो, ठीक है। उसके अलावा आप मान के चल सकते हो आपका मेस चार्ज जो बनेगा वो साल का लगभग 50,000 के समथिंग, मतलब खाने पीने के 50,000 रुपए वो खर्च हो जाएंगे, 10-15 हजार एडिशनल। हार्डली जिनको नॉर्मल सीट मिली है उनके साल में 80,000 रुपए तक खर्च होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। और जिनको पेड सीट मिली है, ठीक है, पेड सीट मिली है, एफएमसी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, पहले तो एफएमसी की, जिनको पेड सीट मिली है उनका देख लो भाई, 30,000 एक सेमेस्टर का, 30 + 30 60,000 तो आपका क्या हो गया, फीस हो गया, ठीक है। 60,000 के अलावा आपको हॉस्टल चार्ज आपको मिलेगा नहीं, तो आपको बाहर रूम लेके रहना पड़ेगा, पेड सीट मिलेगी तो हॉस्टल सीधी बात है नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 60,000 आपके ये हो गए। अगर रूम लेके रहते हो, रूम का रेंट कितना लगता है, अगर 2 लोग साथ में रहते हो तो आपका हार्डली कुछ नहीं पड़ता, 1500 या फिर 2-2 हजार रुपए से ज्यादा आपका खर्चा नहीं पड़ता है। तो मान के चलो आपका महीने का 2,000 रुपए वो आते हैं, तो 25-1,000 रुपए आपके रहने करने खाने के, या 30-1,000 रुपए मान लो आपके किराए के बन जाएंगे। 60 + 30 कितने हुए, 90, ठीक है। 90 के बाद में 60,000 रुपए आप दूसरे खाने खर्चे के मान लो, तो 1.5 लाख रुपए के समथिंग आपका खर्चा है वो एक साल का पड़ेगा पेमेंट शीट पे, ठीक है। इतना फर्क रहेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं जिन बच्चों को आरजीएससी मिला है उनका कितना खर्चा पड़ेगा, तो उनका वही 60,000 रुपए फीस मान लो, ठीक है। उसके अलावा आपका 10,000 रुपए साल का हॉस्टल मान लो, ठीक है। ये हॉस्टल आरजीएससी में सबको अलॉट होगा, 70,000 रुपए ये होंगे आरजीएससी। उसके बाद में मेस का मान लो आप 40,000 रुपए साल के आपका मेस का हो जाएगा, 1,10,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद में आपके 10 से 20,000 रुपए, ये से मान के चलो 1,20,000 से लगाकर 1,30,000 तक आपका साल का खर्चा है वो आरजीएससी में अगर आपको एडमिशन मिलेगा तो होने वाला है। उसके बाद में आप बाबू सोना पे कितना खर्चा करते हो, आई डोंट नो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है भाई। काफी बच्चे खाने के 50,000 रुपए 40,000 में एक साल निकाल देते हैं,
कॉपी का वो डबल हो जाता है, ठीक है, काफियों का वो भी कम हो जाता है। तो समझ जाना, उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, ठीक है। बाकी ये बनारस सिटी ऐसी है, यहाँ आने के बाद में खर्चा हो जाता है 1.5 लाख रुपए, आप एक साल का नॉर्मल मान के चलो, इतना खर्चा हो जाएगा, आप कितना भी अपने आप को बचाओगे, ठीक है। और जिन बच्चों का ICAR से BHU में एडमिशन होगा, डोंट वरी, किसी बच्चे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं लगेगा, बस खाने खर्चे के और वो खर्चा लगेगा जो लगेगा, बाकी कुछ खास आपका लगने वाला है नहीं, स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाएगी। हॉस्टल कैसे मिलेगा, तो आपने अगर हॉस्टल रिक्वायरमेंट डाली है तो आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। हॉस्टल यहाँ पे आपको एक तो आपके डिस्टेंस के बेस पे कि आपकी दूरी कितनी है उसके बेस पे अलॉट होता है, ठीक है, और उसके बाद में आपके मार्क्स कितने हैं, ठीक है, उनके बेस पे 25% बच्चों को हॉस्टल है BHU में अलॉट होता है। जिनका एडमिशन है वो ICAR से होता है, उन सभी बच्चों को हॉस्टल अलॉट होता है, और जिनको RGS से मिलता है उन सभी को हॉस्टल अलॉट होता है, ये चीज ध्यान रखना, ओके। अब उसके बाद में अगली चीज हम करते हैं, रूम कहाँ मिलेंगे, तो रूम आप अगर बाहर रहना चाहते हो तो आपको हैदराबाद गेट पे मिल जाएगा, लंका गेट पे मिल जाएगा, ठीक है, तो वहां आप ले सकते हो, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए हैदराबाद गेट ही सही रहेगा, क्योंकि लंका बहुत ज्यादा दूर पड़ जाता है, ठीक है। तो हैदराबाद गेट आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है, हैदराबाद गेट पे आपको रूम वगैरह मिल जाएगा, तो कोई रूम का बड़ा इश्यू आने वाला है नहीं, अच्छे खासे रूम भी मिल जाते हैं, ठीक है। लंका गेट है, हैदराबाद गेट है, उसके बाद में शीर गेट है, ठीक है, तो आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में हम बात करते हैं BHU इज राइट नाउ ऑप्शन, यस या नो। BHU में एडमिशन तो ले रहे हैं, इतने पैसे भी खर्च कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या BHU में एडमिशन लेना सही है, क्या फ्यूचर है या नहीं है? 100% बेटा श्योर मान के चलो, अगर आपने BHU में एडमिशन लिया है ना, तो आप देश की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, एशिया के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, हर प्रकार की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, ठीक है, बहुत सारे इवेंट आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे सेमिनार आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, हर चीजों को एक्सप्लोर करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। किसी भी बच्चे को BHU में एडमिशन लेने के बाद में ये नहीं सोचना मेरे फ्यूचर का क्या होगा, अगर थोड़ा आप कंसिस्टेंट रहोगे ना, डेफिनेटली आपका बहुत ब्राइट फ्यूचर होगा। चाहे आप प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करो, मैं BHU में जिन लोगों का प्लेसमेंट हुआ उनसे भी बहुत जल्दी मिलूंगा, अब मन मान के चलो आपका 4 लाख से 8 लाख तक का प्लेसमेंट अगर अच्छा कम्युनिकेशन है तो आराम से हो जाता है स्टार्टिंग में, ठीक है, 8 साढ़े 8 लाख तक लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है, इनिशियल स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में प्लेसमेंट आप सबको पता है इतना ही मिलता है, जैसे जैसे आगे जाओगे प्लेसमेंट बढ़ता रहेगा। गवर्नमेंट जॉब की बात करो, JRF में बात करो, हर जगह BHU के स्टूडेंट है वो टॉप ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक थोड़ा एजुकेशन का लेवल है, माहौल थोड़ा अलग है, उसके अकॉर्डिंग तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। उसके बाद में हम बात करते हैं BHU में कौन कौन से इवेंट होते हैं BHU में एडमिशन लेने के बाद में, तो देखो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में जो कल्चरल इवेंट होता है उसका नाम है सृष्टि, जो हर साल कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपका गेम इवेंट की बात करूं तो एग्री प्रीमियर लीग करके क्रिकेट का इवेंट होता है, उसके बाद में इंटर क्लास बहुत सारे इवेंट चलते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में अलग अलग जो डिपार्टमेंट होता है उनके बीच में भी बहुत सारे गेम चलते रहते हैं, लाइक तुम्हारा कबड्डी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ठीक है, उसके बाद में बास्केटबॉल हो गया, बहुत सारे इवेंट वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद में एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरल इवेंट पूरे BHU का है, वो काशी यात्रा, ये तो सबने नाम सुना ही होगा। फिर उसके बाद में BHU फाउंडेशन डे है, ऐसे बहुत सारे इवेंट तुम्हें देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छी जर्नी तुम्हारी BHU में बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद में BHU में कितना पढ़ना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कैसे घूमेंगे, कैसे पढ़ना है। तो देखो BHU पहले तो मैं क्लासेस बता देता हूं, लगभग आपकी 6 से 7 घंटे डेली क्लास चलेगी, ठीक है, और 8-10 घंटे तो भाई कॉलेज में रहोगे तो सोना होता ही है, सब सोते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, तो 16-17 घंटे तो आपके ये हो गए। उसके बाद में अगर आप डेली के 2 से 3 घंटे भी अपनी पढ़ाई के लिए निकालोगे, फर्स्ट ईयर में तो चीजें एक्सप्लोर करो, टाइम थोड़ा कम है तो स्टार्टिंग में आके थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तुम अच्छे से पढ़ लोगे तो आगे कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। फर्स्ट ईयर में यहाँ थोड़ी बैक लगने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बैक लगाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभार बच्चों को थोड़ा नॉलेज नहीं होता है, पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं देते, तो उनको एकदम कंसिस्टेंट करने के लिए थोड़ा पढ़ाई के ऊपर भी ध्यान देना है। तो स्टार्टिंग से आप 2-3 घंटे डेली पढ़ोगे तो आप आराम से कवर कर लोगे। बाकी सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना सिलेबस होता है, क्या पढ़ना होता है, डोंट वरी, A to Z इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, किसी भी बच्चे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके डन। देन हम बात करते हैं क्लासेस का शेड्यूल क्या रहेगा। क्लास देखो, क्लास आपकी क्लासरूम में भी लगेगी, फार्म में भी लगेगी, लैब में भी लगेगी, जो प्रैक्टिकल क्लास है, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं मॉर्निंग में, इसका 8 बजे से
मेनली 5 बजे तक का या फिर 8 बजे का 8 बजे से 3 बजे तक का शेड्यूल भी रहता है। इसमें क्या होता है, क्लास इंटरवल में चलता रहता है, ठीक है। जैसे कि ए बैच हो गया, बी बैच हो गया, 2 बैच है। जैसे मान लो कभी कभार 8 से 9 बजे तक ए बैच की क्लास हो गई, ठीक है, तो उसके बाद में 9 से 10 की मतलब कभी कभार होता है, बाकी कभी कभार मतलब साथ में तो बहुत कम क्लासेस चलती है। क्लासरूम अलग होते हैं, ए बैच बी बैच ऐसे अलग अलग क्लासरूम होते हैं। तो ए बैच की क्लास भी चलेगी, बी बैच की क्लास भी चलेगी। मान लो यहाँ पर आपकी जेनेटिक्स की क्लास चल रही है ए बैच में, तो बी में एग्रोनॉमी की भी चलेगी, लेकिन कभी कभार ये ऊपर नीचे हो जाता है। तो मेनली आपका इसका शेड्यूल है वो 8 बजे से 5 बजे तक आपको देखने को क्लासेस का मिलेगा, जिसमें बीच में थोड़ा आपको इंटरवल वगैरह देखने को मिल जाएगा, ठीक है। रेस्ट वगैरह 1 घंटा आपका लंच होता है दोपहर में, ठीक है। तो उसका भी कोई बच्चे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये चीज तो आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। बाकी आपका जो फार्म प्रैक्टिकल होगा वो फार्म में होगा, लैब प्रैक्टिकल होगा वो आपका लेबोरेटरी में होगा, ठीक है, या फिर उसके डिपार्टमेंट में आपको प्रैक्टिकल है वो देखने को मिलेगा। ये चीजें क्लियर हो गई। बाकी किसी भी बच्चे को कोई यहाँ पे क्लासरूम या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और बहुत अच्छा कैंपस है, ठीक है, बहुत अच्छी हरियाली है। विश्वनाथ न्यू विश्वनाथ टेम्पल आपके जस्ट कैंपस के पीछे है। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम है तो आप नीचे मेरे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, ये लिख देता हूं यहाँ पे 9214005895। इसके ऊपर आपको अपना नाम लिख के भेजना है, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख के भेज देना है और बोल देना है अलॉटमेंट लेटर के साथ में मुझे बीएचयू अलॉट हुआ है। तो उसके बाद में मैं एक बीएचयू के सेपरेट ग्रुप का लिंक आपके साथ में शेयर कर दूंगा, या फिर आपके कोई भी दोस्त अगर उनको बीएचयू मिला तो आप मेरे से कांटेक्ट करके उन ग्रुप में उनको ऐड करवा सकते हैं। बाकी किसी बच्चे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, गूगल मीटिंग के थ्रू आपको सारी चीजें वो समझा दी जाएगी, मैं चैट मैसेज के थ्रू भी सारी चीजें बता दूंगा। ये बीएचयू का पूरा वीडियो आपने देखा है, आई होप मैंने पूरा प्रयास किया है एक एक चीज को इंक्लूड करने का। और भी कोई चीज छूट गई है, कुछ चीज समझ में नहीं आई है, कमेंट बॉक्स और मेरे 9214005895 नंबर है, इसके ऊपर आप मैसेज करके आप अपनी सारी क्वेरी है वो सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो आपको चीजें भी समझ में आई है। आप मैसेज करना, कॉल मत करना, ठीक है, क्योंकि कॉल रिसीव करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। अभी तुम खुद समझ रहे हो कि आईसीआर में काउंसलिंग वगैरह चल रहा था, उनमें बहुत ज्यादा मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, ठीक है, तो उनकी वजह से बाकी मैसेज करोगे तो आपको जरूर रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। बाकी एग्री कैपिटल के साथ में जुड़े हो तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो नए अपडेट के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।